भविष्य की दृष्टि क्या होगी। उनको मालूम था कि अंग्रेज जो हैं यह भी समुद्र के पार से आए हैं, मुग़ल भी समुद्र के पार से हैं, डच फ्रांसी भी समुद्र के पार से है। तो अगर इनका मुकाबला हमें करना है तो हमारी स्वयं की अच्छी नौसेना होनी चाहिए। और इसलिए शिवाजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की नौसेना खड़ी की। उसके जहाज निर्माण का काम प्रारंभ किया। समुद्र के अंदर दूर तक पानी में जाकर के किले जो हैं वो उन्होंने बनवाए। जय हो। इस पराजित मानसिकता से निकलने के लिए पहली आवश्यकता ये थी कि सब जगह युद्ध में जीता जाए, हाँ पराजय सामने नहीं आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व आज और इसलिए प्रासंगिक हो गया है क्योंकि जिस प्रकार का आदर्श हमारे जो सत्ताधीश है उनके सामने होना चाहिए और किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार और संकटों के बीच से कैसे फिर से उभर कर खड़ा होना, समाज की दिशा क्या हो, इसका आदर्श उदाहरण छत्रपति शिवाजी ने अपने जीवन से प्रस्तुत किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में केवल हम ही नहीं तो देश और विदेश के बड़े विद्वानों ने भी उन्हें सर्वकालिक सेनापति की उपाधि से विभूषित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब पूछा गया था कि देश स्वतंत्र होने के बाद आपके सामने कौन आदर्श व्यक्ति होगा जिसका अनुपालन आप करवाना चाहेंगे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि शिवाजी, शिवाजी और शिवाजी। तो जैसा कि अभ्यास होता है पत्रकारों का, उन्होंने पूछा कौन सा शिवाजी? कल्याण की सूबेदार की बहू को वापस लौटाने वाला शिवाजी कि अफजल खान का वध करने वाले शिवाजी? तो नेताजी ने कहा कि सर्वांग से परिपूर्ण शिवाजी। जो जो उन्होंने सब किया वो आदर्श रूप में हमारे सामने है और इसीलिए उनका जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। और वाकई में एक ऐसा आदर्श शिवाजी ने प्रस्तुत किया है कि शून्य से सृष्टि निर्माण करना, ये कहावत कही जाती है, लेकिन शिवाजी ने स्वयं को करके दिखाया है। कोई उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था ऐसा नहीं था। एक बहुत छोटी सी जागीर पूना और उसके आसपास के कुछ गांव जिसमें शामिल थे, कोई बहुत संपन्न भी नहीं थी, ऐसी उत्तराधिकार में उनको पिता से मिली थी। कोई बहुत बड़ा धनबल नहीं था, कोई सेना उनके पास नहीं थी, लेकिन उसमें से उन्होंने इतना बड़ा हिंदवी स्वराज्य खड़ा कर लिया था। दूसरी बात ये कि कोई जिसे हम कहेंगे कि पिताजी के वीरता की पृष्ठभूमि तो उनके पीछे थी, लेकिन कुल का एक कोई बहुत बड़ा समर्थन जिसे हम कहते हैं, जिसके कारण लोग अपने आप प्रस्थापित होते हैं, वह भी शिवाजी के साथ नहीं था। और कई बार तो उनके पिताजी के कारण उनके ऊपर संकट भी उत्पन्न हुए, उसमें से भी वो बाहर निकले थे। एक दूसरी बात ये थी कि शिवाजी के सामने कोई एक शत्रु नहीं था। शिवाजी के सामने औरंगजेब जैसा प्रबल पराक्रमी बादशाह था, तो एक तरफ गोलकुंडा का कुतुब शाह था, तो एक नगर अहमद शाही थी, निजाम शाही थी, पुर्तगीज थे, अंग्रेज थे, डच थे। इतने लोग शत्रुओं के साथ एक साथ शिवाजी को निपटना था। तो सब प्रकार से जो सब साधनों से संपन्न थे, ऐसे शत्रु उनके सामने थे। उनकी कुटिलता भी इतिहास में से हम लोग पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार की थी।
अब शिवाजी के कृतित्व के बारे में अगर हम कहें तो शिवाजी ने जो सबसे पहली बात हिंदू समाज में स्थापित की कि उस समय एक पराभूत मानसिकता बनी हुई थी कि हिंदू जीत नहीं सकता, पराजित हो चुका था। इतने सारे शत्रुओं ने सब तरफ से भारत माँ के एक एक टुकड़े को कब्जा करके बिल्कुल जिस प्रकार से कोई नोचता है ऐसे भारत माता को नोचा हुआ था। शिवाजी के सामने दूसरी जो मैंने कहा कि पराभूत मानसिकता की बात थी कि वीर थे, उनके स्वयं के पिताजी भी बहुत वीर थे, लेकिन ऐसे सारे के सारे वीर हों, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के बाहर के राजपूत थे, पंजाब में सिख थे, ये सब जो है विदेशी लोगों की चाकरी करके उसमें अपना पराक्रम दिखाते थे, लेकिन स्वयं के बल के ऊपर कुछ खड़ा करना, भारत को स्वतंत्र करना, स्वराज्य स्थापित करना, इसके लिए उनके मन में कोई प्रबल आकांक्षा नहीं थी। और इसीलिए मैंने कहा कि पराभूत मानसिकता उस समय हिंदू समाज की थी। तो शिवाजी की अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी देन अगर हम कोई मानेंगे थे तो शिवाजी ने हिंदू समाज को इस पराजित मानसिकता से बाहर निकाला था। और दूसरी जो विशेषता ये रही कि शिवाजी के पहले तक सबने लड़ाइयाँ लड़ी, राणा सांगा ने भी लड़ी है, हेमू ने भी लड़ी है, लेकिन ये सब लोग भारतीय जो युद्ध के नियम हैं, नैतिकता है, इन सब को लेकर के मुगलों के साथ लड़ते थे, विदेशियों के साथ लड़ते थे। लेकिन विदेशी जो है युद्ध में किसी भी नियम को नहीं मानते थे और इस कारण हर बार जीती हुई बाजी हमारे यहाँ जिन लोगों ने प्रतिकार करने की कोशिश की उनको हार जानी पड़ी थी। प्रत्येक युद्ध का वर्णन हम लोगों के सामने है। शिवाजी ने सबसे पहली बार दुश्मन की जो नीति है उस नीति का जवाब उसी नीति से दिया था, चाहे फिर वो शाइस्ता खां का मामला हो, चाहे वो अफजल खान का मामला हो, चाहे औरंगजेब की कैद से वहाँ से निकलने का मामला हो। शिवाजी ने कभी भी भारतीय संस्कृति की जो नैतिकता है उसका तो पूरा पालन किया, लेकिन युद्ध में शिवाजी ने उन सारी कुटिलताओं को ध्यान में रखा, उन सारी दुष्टताओं को ध्यान में रखा जो शत्रु किया करता था और उनका उन्होंने उसी भाषा में ही उत्तर दिया। तीसरी ये थी कि केवल उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना नहीं की, तो हिंदवी स्वराज्य को लोगों को भी ये लगे कि ये हमारा राज्य है, इसके लिए सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था स्थापित करने का काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। जैसा कि आज हम देखने को मिलता है कि हमारे एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा है, फिर दूर हमारे रूस है, अमेरिका है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो कुछ आर्थिक दृष्टि से या ऊपर से अपनी नीतियों के द्वारा दबाव डालकर भारत को दबाने झुकाने का प्रयास करते हैं। हर चीज में ये देखने को हमको मिलता है। तो छत्रपति शिवाजी ने एक साथ इतने सारे शत्रुओं से किस प्रकार से लोहा लिया था, वह उनका आदर्श हम लोगों के सामने है कि उन्होंने एक ही समय में मुगल बादशाह से भी लड़ा, लेकिन जब मुगल बादशाह से लड़ रहे होते थे तो अहमद शाह से उन्होंने दोस्ती रखी, कभी बीजापुर वाले से दोस्ती रखी, लेकिन ये जानते थे कि ये कभी हमारे मित्र नहीं हो सकते और इसलिए प्रत्येक के साथ उन्होंने युद्ध भी किया और सब युद्धों में उन्होंने विजय भी पाई। और जब जिस प्रकार से जिसको उत्तर देने की आवश्यकता थी उस प्रकार का उत्तर उन्होंने दिया। देश किसी भी राज्य के लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए और इसलिए शिवाजी ने जिस अपना साम्राज्य खड़ा करना प्रारंभ किया तो शुरुआत से ही उन्होंने सब प्रकार का अनुशासन
सेना को भी और आम लोगों को भी देने का प्रयास किया था कि बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता, और इस अनुशासन की छूट उन्होंने किसी को भी नहीं दी। हम जानते हैं कि जिस समय उनके सेनापति नेताजी पालकर केवल कुछ देर हो गई थी, उस कारण शिवाजी को इस युद्ध में हार का भी सामना करना पड़ा था। मुगलों की बादशाह की तरफ से उनको अपमानित भी काफ़ी होना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने सेनापति की गलती को भी स्वीकार नहीं किया और उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया था। तो अनुशासन का इतना प्रिय होना कि जब अपने पुत्र के ऊपर कोई आरोप लगा तो उस पुत्र को भी उन्होंने बेड़ी डाल करके रायगढ़ के किले में कैद रखा था, और जब तक उसका निर्णय नहीं हो गया तब तक उन्होंने उसको छोड़ा नहीं था। जिस समय दिलावर खान के साथ जाकर के उनके पुत्र संभाजी जाके मिल गए थे, तो उसके साथ भी जब किलेदार का आया कि क्या करें महाराज, सामने राजपुत्र खड़े हैं, उन्होंने कहा कोई राजपुत्र नहीं, जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। तो एक कड़क अनुशासन सेना के लिए भी, सामान्य व्यक्तियों के लिए भी, कि बिना अनुशासन के कोई भी देश चल नहीं सकता, यह शिवाजी ने अपने पूरे इसमें ध्यान में रखा था। उनके जीवन का वो प्रसंग भी स्मरण करने की ज़रूरत है कि एक बार जब बाहर से सेना के साथ लौटते समय उनको देर हो गई थी, सूर्यास्त तो हो चुका था, तो उन्होंने नियम बनाया था कि किले के दरवाजे सूर्यास्त के साथ बंद हो जाने चाहिए और किसी भी स्थिति में दूसरे दिन सूर्य उदय होने तक उन किले के दरवाज़ों को नहीं खोलना चाहिए। तो जब शिवाजी किले के दरवाजे पे पहुँचे, सूचना पहुँची, तो उन्होंने कहा कि किलेदार आया, उन्होंने कहा हम दरवाज़ा खोल दे, तो उन्होंने कहा नहीं, नियम है ना, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो नियम मेरे लिए भी लागू होगा। और रात भर उन्होंने पूरा पड़ाव अपना किले के बाहर डाला, लेकिन अपने लिए किले के दरवाजे खोल करके वो अंदर नहीं गए। तो अनुशासन का इतना पालन कि अपने स्वयं के लिए भी, अपने पुत्र के लिए भी और अपने सेनापति के लिए भी उन्होंने उसका कड़ाई के साथ पालन किया था, और उसके कारण हम जानते हैं कि लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास जगा था और ये जो कड़ा अनुशासन उनमें आया था, तो शिवाजी के जाने के बाद और संभाजी की मृत्यु के बाद भी 28 वर्ष तक जो स्वराज्य था वह बादशाह औरंगजेब को कड़ी टक्कर देता रहा, और आखिर औरंगजेब को वहीं बुरहानपुर में औरंगाबाद में मृत्यु के मुख में वो चला गया, लेकिन इस स्वराज्य को कभी भी वो परास्त नहीं कर सका था। शिवाजी ने जैसे मैंने कहा कि लोगों को भी लगना चाहिए कि ये राज्य हमारा है, इसलिए उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के बाद अपने सिक्के चलाने की बात हो, उस समय तक सारा काम फारसी में और इसमें फारसी में चलता था, और उन्होंने कहा नहीं, अपनी भाषा में चलेगा, और उसके लिए उन्होंने संस्कृत का प्रयोग का प्रारंभ किया, उसके लिए अमरकोश बनाया उन्होंने, और ऐसे सारे विद्वान जो इस काम में सहायता कर सकते थे उनको राज्य में रखकर उनका काम किया। जमीन नापने की अपनी स्वयं की उन्होंने पद्धति विकसित की, जो उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जागीरदारों को जागीर दे दी जाती थी, फिर वो एक प्रकार से स्वतंत्र राजा हो जाते थे, और उनकी मर्जी होती थी तो वो साथ में आते थे, अन्यथा वो अपने सब छोटे छोटे राज्य बना करके अपना व्यवहार करते थे। तो शिवाजी ने जो वतनदारी, ये जमींदारी की प्रथा थी, ये उस समय ख़त्म कर दी थी, और उन्होंने कहा नहीं, सारी की सारी राज्य का रहेगा। यहाँ तक कि जिसको आज हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं, घोड़े का भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था कि ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है सेना की, इसलिए घोड़े व्यक्तिगत नहीं होंगे, यह राज्य के होंगे। इसकी रखने की व्यवस्था जो है वहाँ का जो होगा उसका तो वतनदारी समाप्त करना है, घोड़े के ऊपर से नियंत्रण समाप्त करना है, ये सब किया उन्होंने। आज स्वदेशी की और इस सब की बात चल रही है, तो शिवाजी ने उस समय ये आदर्श अपना उदाहरण प्रस्तुत किया था कि जब पोर्तुगीज और अंग्रेजों के साथ और मुगलों के साथ
व्यापार की संधि हुई तो उन्होंने ये शर्तें रखी थी कि आप हमारे राज्य में आके व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं चीज़ों का व्यापार करने की आपको अनुमति होगी जो हमारे राज्य में नहीं बनाए जाते हैं, जिनकी बिक्री हम नहीं करते हैं। दूसरी उन्होंने शर्त ये सबके व्यापारियों के सामने रखी थी कि आप सीधा जो व्यापार जो है लोगों से नहीं करेंगे, आप जो थोक के व्यापारी है उनको माल देंगे और नीचे का जो जिसे हम रिटेल का व्यवसाय कहते हैं वह भारतीय व्यापारी ही करेंगे। ऐसे बहुत सारी शर्तें उन्होंने लगाई थी और जिस कारण से बाद जिनका पालन न करने के कारण भारत के ऊपर अंग्रेजों ने बाद में कब्जा कर लिया था, उसके ऊपर शिवाजी ने उसी समय रखा था। भविष्य की दृष्टि क्या होगी, उनको मालूम था कि अंग्रेज जो हैं यह भी समुद्र के पार से आए हैं, मुगल भी समुद्र के पार से हैं, डच फ्रांसी भी समुद्र के पार से है, तो अगर इनका मुकाबला हमें करना है तो हमारी स्वयं की अच्छी नौसेना होनी चाहिए। और इसलिए शिवाजी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की नौसेना खड़ी की। उसके जहाज निर्माण का काम प्रारंभ किया, समुद्र के अंदर दूर तक पानी में जाकर के किले जो हैं वो उन्होंने बनवाए, सिंधुदुर्ग हो चाहे जयगढ़ का किला हो, ऐसे बहुत सारे किले उन्होंने समुद्र के अंदर बनाए। क्योंकि अगर समुद्र से आने वाले व्यापारी और दुश्मनों का सामना करना है तो नौसेना का और समुद्री किलों का होना उनको रोकने के लिए बहुत आवश्यकता था। तो अपने राज्य की भविष्य की आवश्यकता क्या होगी, संकट क्या होगा, इनका विचार करना। दूसरा ये मैंने कहा कि पराजित मानसिकता से कैसे बाहर निकालना, तो उसके लिए जो उन्होंने दुस्साहसपूर्ण कार्य किए, जैसे अफजल खान का एक उदाहरण हम लोगों के सामने है कि बहुत बड़ी सेना लेकर के आया था, बहुत वीर भी था वो, और केवल अफजल खान नहीं तो उन्होंने प्रत्येक के सामने रखा था कि जो दुश्मन है उसकी शक्ति कितनी है, उसकी कमजोरी कौन सी है। क्योंकि सबके पास धन बल जनबल साधन इतने थे कि सीधे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, इसलिए छापामार लड़ाई की शुरुआत भी शिवाजी के समय ही प्रारंभ हुई। हम जहाँ से आक्रमण कर सकते हैं वहाँ से आक्रमण करना, जितना अधिक नुकसान हम शत्रु का कर सकते हैं वो नुकसान करना और वापस लौट जाना। ऐसा दुस्साहस कतई नहीं करना कि जिसमें अपनी पराजय हो। इस पराजित मानसिकता से निकलने के लिए पहली आवश्यकता ये थी कि सब जगह युद्ध में जीता जाए, हाँ पराजय सामने नहीं आनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये जिसको हम कहें नीति बनाई थी कि कहीं सीधे लड़कर के हारना नहीं, ऐसा दुस्साहस नहीं करना कि लाखों की सेना से भिड़ गए और हमने अपना बलिदान दे दिया और इतिहास में अमर हो गए। उसकी जगह जीत का मंत्र उन्होंने सबके सामने रखा और ये नीति अपनाई थी। तो जिस समय अफजल खान चला है सेना लेकर के, तो उसकी विशाल सेना, उसका धन बल, ये सब ऐसा था कि शिवाजी उससे सीधे लड़ नहीं सकते थे। और इसलिए जब वो आया तो एक एक करके शिवाजी ने अपने स्थान छोड़े, तो लोगों को कहने भी लगे कि अरे अभी तो हमारा राज्य खड़ा हुआ, अभी से हमने छोड़ना चालू कर दिया तो कैसे टिकेंगे। लेकिन लोगों के कहने में शिवाजी नहीं आया। जो लोग दुश्मन के साथ थे वो भी कहते थे हमने पहले कहा था कि अपना राज्य खड़ा नहीं हो सकता, तुमने किया है और अब देखो कैसे भगते फिर रहे हो। लेकिन इस बदनामी से शिवाजी डरे नहीं। उसमें तो इनका जो देवस्थान था, कुलदेवी थी तुलजापुर का, उसको भी खंडित किया। पंढरपुर के ऊपर आक्रमण किया जो दक्षिण का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन शिवाजी किसी भी जो उसकी उत्तेजक कार्यवाही थी उसके फेर में पड़ करके जो अपनी नीति थी कि सीधी लड़ाई नहीं लड़ना, हमको जीतना है, और इसलिए अफजल खान को जहां पराजित कर सकते थे वहां तक लाए
और इस बात का भी ध्यान रखा कि दुश्मन कहाँ हमको धोखा दे सकता है, उस धोखे से बचने के लिए उन्होंने पूरी सावधानी रखी। और आज भी कैसे लुके छुपे आक्रमण की बहुत संभावनाएं हम देखते हैं, कहीं टूल किट बनता है, कहीं अलग अलग प्रकार की जो आज आंदोलन खड़े किए जाते हैं, चाहे वो किसान आंदोलन खड़ा हो, चाहे सीए के विरुद्ध में रोज नई नई ऐसी चीज खड़ी की जाती है कि ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष लेकिन आक्रमण ही है। इन आक्रमणों से कैसा बचा जाए, तो शिवाजी ने अपने उसमें बताया। उन्होंने जिस समय शाइस्ता खान आया है और शाइस्ता खान ने शिवाजी की जो बताया कि मुख्य स्थान था पूना, उसके ऊपर ही कब्जा कर लिया। शिवाजी का जो महल था लाल महल, उसी के ऊपर वो उसी में रहने लगा और जो जो कुकृत्य उन्होंने करना चाहिए थे वो सब वहाँ किया। लेकिन शिवाजी इससे भी डरे नहीं, हताश नहीं हुए और ऐसा सबक सिखाया है शाइस्ता खान को कि उसकी पूरी सेना के बीच में से घुसकर रात को उसके महल के ऊपर आक्रमण करके उसकी उंगली काट करके बच गया। लेकिन जो एक दहशत निर्माण हुई शिवाजी के बारे में कि शिवाजी कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा उनका ये था कि जो राज्य करता है उसने हमेशा सावधान रहना चाहिए, अखंड सावधानता होनी चाहिए। और इस अखंड सावधान का परिणाम हम देखते हैं कि जिस समय शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा जाते हैं, तो आगरा में जाने के पहले उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मालूम था कि औरंगजेब कितना कुटिल है, क्या क्या कर सकता है। और इसलिए जब उन्होंने औरंगजेब ने इनको कैद कर लिया तो वहाँ से निकलकर महाराष्ट्र तक पहुँचने की सारी व्यवस्था शिवाजी ने पहले से कर रखी थी, जैसे उनको पहले से सारा मालूम हो। तो कितनी चतुराई के साथ दुश्मन के, सबसे बड़े दुश्मन की सबसे समृद्ध राजधानी में से वो किस ढंग से निकले हैं कि अपने घर पहुंचने तक वो दुश्मन की पकड़ में नहीं आए। ये जो सावधानता का मामला है, सत्ताधीश ने कितना सावधान होना चाहिए, भविष्य की दृष्टि कैसे होनी चाहिए, इस सब मामले में शिवाजी का जो आदर्श है वो हम सब लोगों के सामने है। राज्यकर्ता जो होता है उसको पक्षपात से दूर रह करके सारे निर्णय करने होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगना चाहिए कि हमारा राज्य आ गया है। तो राज्य कोई बहुत बड़ा नहीं था, उस समय बहुत छोटा था। लेकिन जब उनके पास इस बात की शिकायत पहुंच गई कि रांझा नामक स्थान के पाटिल ने एक स्त्री के साथ बलात्कार किया है, तो शिवाजी ने उस रांझा के ऊपर जा करके रातों रात उस पाटिल को गिरफ्तार करके किया और उसके हाथ पे दोनों काट दिए। लोगों ने कहा कि आपने इसको फांसी की सजा या इसको मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने इसका मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया है कि ये जिंदा रहेगा तो लोगों को दिखता रहेगा कि इसके हाथ पैर नहीं है, और इसके शिवाजी ने इसलिए काटे हैं कि इसने परस्त्री के साथ बलात्कार किया था। तो एक आदर्श अपने प्रजा के सामने खड़ा करने का शिवाजी ने अपने जीवन में भरसक प्रयास किया था। और इस प्रकार का एक आदर्श उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी और सब प्रकार की जो उनकी नीतियाँ थी उसमें भी, और अपना स्वयं का लोग जब उनके सामने ये बात आई कि आपने हिंदू स्वराज्य बना लिया, इसको मान्यता कैसे मिलेगी, तो उन्होंने हिंदू साम्राज्य स्थापना का राज्याभिषेक करके यह सबके सामने स्थापित किया कि हिंदवी स्वराज्य अब बन गया है। और शिवाजी के द्वारा जो इस प्रकार का सारा सामने रखा गया था, उसके कारण ही मैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि शिवाजी के जाने का जो अंतर आना चाहिए वह तो आया ही, लेकिन बाद में 6 वर्ष तक संभाजी ने स्वराज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने भी 6 साल में कई दर्जन युद्ध लड़े,
किसी भी युद्ध में संभाजी हारे नहीं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि वो कैसे थे, उसमें से बहुत सारी झूठी हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति इतना दुष्चरित्र और ये होता तो वो सारा होता नहीं। लेकिन संभाजी अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे हैं, और संभाजी के निगृण हत्या के बाद भी 28 वर्ष तक कोई स्वराज्य के ऊपर जिम्मेदार छत्रपति नहीं था, कोई सेना नहीं थी, कोई पैसा टका नहीं था। उसके बाद भी जो मराठा सेना है वह निरंतर लड़ती रही और दुश्मन के मुकाबले से पराजित तो हुई ही नहीं, अपना राज्य उन्होंने बढ़ाया ही, और बाद में अफगानिस्तान में जाकर के मोहम्मद गजनवी के महल को ध्वस्त करने तक का काम उन्होंने किया। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा हुआ। और एक जो मिथक ये है कि मुगलों से अंग्रेज़ों ने राज्य लिया था, वह भी है कि वास्तव में अगर उन्होंने भारत का राज्य अंग्रेज़ों ने किसी से लिया है तो वो मराठाओं से लिया है। तो वह सब जो कुछ है वो शिवाजी के ही सारी जो नीतियाँ थी, जो राज्य का विस्तार उन्होंने किया था, जिस प्रकार के लोग उन्होंने तैयार किए थे, क्योंकि राज्यकर्ता के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि केवल उसका अच्छे होने से काम नहीं चलता, उसके जो सारे सहयोगी हैं वो सारे सहयोगी भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। नहीं तो किसी अच्छे व्यक्ति के चले जाने के तुरंत बाद वो सारा का सारा जो उसका ढांचा खड़ा किया हुआ होता है वो सारा ढांचा ढह जाता है। लेकिन शिवाजी ने, आज हम उसको लोकतंत्र को आधुनिक भले ही कहें, लेकिन शिवाजी ने उस समय भारतीय परंपरा के अनुसार ही लोकतंत्र की स्थापना की थी। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की थी। 8 प्रधान थे, उनके पास सारे के सारे राज्य का व्यवहार का वितरण था, और वो उनमें कोई स्थायी नहीं रहता था। 2.5 साल 3 साल के लिए एक काम उनके पास रहता था, 3 वर्ष बाद वो बदल दिया जाता था। और इस प्रकार से लोकतंत्र की भी और सब प्रकार के लोग खड़े करने की शिवाजी ने अपने पूरे राज्य व्यवस्था में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि कार्य का वितरण भी होना चाहिए और साथ में एक जैसे जिम्मेदार लोग भी खड़े होने चाहिए। दूसरा ये था कि जो आज समस्या देखने को मिलती है कि दिल्ली में सेक्रेटरीट में जो बैठे लोग हैं वो सीमा की समस्याओं को नहीं समझते हैं, वो समुद्र की सीमाओं पे जो चल रहा है उसको नहीं समझते हैं, बाजार में क्या चल रहा है वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो केवल ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। तो शिवाजी के जितने सहयोगी थे, मंत्रिमंडल के सदस्य थे, यह जितने राजकाज चलाने में विश्वस्त भी थे और सुयोग्य थे, वैसे ही वो युद्ध क्षेत्र में भी थे। क्योंकि जैसे बताया कि वो एक, जिसे हम रोटेशन कहते हैं, क्रम से सबको सेना लेकर युद्ध लड़ने के लिए भी जाना पड़ता था और राजधानी में बैठकर राजकाज भी चलाना पड़ता था। तो ऐसे क्रम से सब चलते थे। तो सेनापति अगर 3 साल 4 साल तक वहाँ जाकर के युद्ध लड़ रहा है, तो बाद में जब अर्थमंत्री, उसको भी सेना लेकर के युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो उनके सारे सहयोगियों को स्वराज्य की पूरी सारी बातों की जानकारी रहती थी और इसलिए सब कामों में वो योग्य और निपुण रहते थे। तो केवल किसी एक चीज का विशेषज्ञ होकर के काम नहीं चलता। जो राज्यकर्ता होते हैं, जिनको संपूर्ण समाज का नेतृत्व करना है, उनको सब प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था भी शिवाजी ने अपने जीवन काल में की थी और इसी कारण शिवाजी का स्वयं की महानता रही और शिवाजी ने जो हिंदवी स्वराज्य स्थापित किया था वह भी उनके बाद अखंड रूप से चलता रहा था। ऐसे शिवाजी केवल तब नहीं तो आज भी हमारे राज्यकर्ता के लिए आदर्श के रूप में हैं और इसी रूप में हमने देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने समाज को दिशा दे सकते हैं, किस प्रकार का जीवन सामान्य व्यक्ति ने, राज्यकर्ता ने बिताना चाहिए। इसके लिए शिवाजी हमारे सबसे अच्छे आदर्श हो सकते हैं।